हेलो गाइस, दिस इज़ ईवी बाबा। और आज हम बात करेंगे हमारी टियागो ईवी, जिसके 34,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं। और हम इसका टोटल रिव्यू करेंगे कि लगभग 35,000 किलोमीटर चलने के बाद क्या इसकी टायर लाइफ है, और टायर की क्या कंडीशंस है, पेंट क्वालिटी कैसी है, एक्सटीरियर और इंटीरियर का अपन पूरा रिव्यू करेंगे। ड्राइविंग रिव्यू अपन इसका करेंगे कि कितना एमआईडीसी में रेंज दिखा रही है, ताकि आपको पता लग सके कि रियल रेंज कितना दे रही है आफ्टर 2.5 है इसको। लगभग 2.5 साल हो गए हैं, एंड दिस इज़ XT LR 24 किलोवाट पैक। और इसके बारे में हम ड्राइविंग रिव्यू भी करेंगे, और आपको इसका इंटीरियर और जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है अबाउट द रेंज ऑफ द व्हीकल, कि कितना अभी रेंज दे रही है, वो सब के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन टायर की अगर बात करें, तो टायर मैंने इसमें स्विच करा लिए थे, मतलब आगे के टायर पीछे, और पीछे के टायर जो है वो आगे स्विच करवा लिए थे। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जो या ईवी व्हीकल होता है, ईवी व्हीकल में होता है जो पावर होती है वो फ्रंट व्हील्स में आती है। तो जब आप थोड़ा इसको ड्राइव कर लेंगे तो आपको ये नोटिस होगा कि जो आपका फ्रंट व्हील है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है इंस्टेड ऑफ योर बैक व्हील। जो सारी पावर ट्रेन है, जो टॉर्क है, वो फ्रंट व्हील में आता है। इस वजह से आपको ये नोटिस होगा कि जैसे मैं आपको बैक व्हील दिखाता हूँ, जो कि पहले फ्रंट व्हील था। तो ये बैक व्हील है। बैक व्हील में जैसे आप देखेंगे तो इसमें आपको थोड़े से यहाँ पे क्रैक्स, और इसका जो वेयर एंड टियर है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। इस वजह से मैंने लगभग 25,000 किलोमीटर्स के अराउंड, मुझे पहले ही करवा लेना चाहिए था, बट 25,000 किलोमीटर के अराउंड मैंने इनको स्विच करवा लिया था। कंपैरेटिवली मैं आपको आगे की टायर की अगर लाइफ दिखाऊं या फिर उसका वेयर एंड टेयर में अगर आपको दिखाऊं, तो वो कंपैरेटिवली लेस है। और आप ये जो गैप देखेंगे बिटवीन दीज दीज लाइंस, तो ये भी ज़्यादा है। इसका मतलब इसका वेयर एंड टेयर कम हुआ है इन कंपेयरिंग टू द बैक वंस। इसलिए फिर मैंने स्विच करवा लिए थे। तो आप भी ये चीज़ ध्यान रखें कि जो ईवी व्हीकल है, अगर वो आपका फोर व्हील ड्राइव नहीं है तो सारी पावर फ्रंट व्हील पे आती है, क्योंकि बैटरी यहाँ आगे पोजीशन होती है। उस वजह से इसका वेयर एंड टियर ज़्यादा होता है। तो अगर आपको टायर लाइफ इंक्रीज़ करानी है तो आप स्विच करवाते रहें टायर्स को, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। जो मेरा XT LR मॉडल है, उसमें ये व्हील कैप आती है, आप देख सकते हैं। तो मेरा मतलब आउटस्कर्ट्स में जाना काफ़ी होता है, जैसे मेरे विलेज गांव वाले एरिया में, तो आप देखेंगे तो स्क्रैचेस वगैरह काफ़ी है इस वजह से। और ये एक एक हमने ट्रिप करी थी जब हम गांव गए थे, तो उसी में ही ये मोस्टली आए थे। वैसे इसमें नहीं आते हैं, ये सेफ़ है, मतलब ये अड़ता नहीं है। बट हाँ, इस पर्टिकुलर मेरे में आ गए हैं, क्योंकि खेतों वगैरह में जाना और वहाँ पे जाने की वजह से थोड़े इसमें स्क्रैचेस आ गए थे। सेकंड, अगर अपन पेंट क्वालिटी की बात करें, तो पेंट क्वालिटी में मुझे ऐसा कोई मेजर इशू इसमें दिखा नहीं है। कि जैसे Hyundai और कुछ ब्रांड्स में एक इशू आया था कि पेंट का पूरा एक चिप निकल जाता है। जैसे मैं आपको सारा टूर करवाता हूँ, तो आप देख सकते हैं पेंट क्वालिटी में ऐसा कुछ इशू नहीं है। पेंट इज़ गुड। तो आपको मैं बैक व्यू भी दिखा देता हूँ। हाँ, अगर आपके कुछ माइनर स्क्रैचेस है तो हाँ, वहाँ से पेंट वेयर एंड टेयर होने का चांस रहता है, तो चिपिंग हो सकती है। जैसे अगर मैं आपको एक दो स्पॉट्स दिखाऊँ, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हाँ, ये थोड़ा सा एक माइनर स्क्रैच है। बाकी इसके अलावा पेंट में मुझे ऐसे कोई इशू नहीं आया है। पेंट क्वालिटी आई थिंक इज़ गुड, और इसकी शाइन भी अगर आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाता हूँ। तो 2.5 साल इसको हो गए हैं, 25 ईयर्स, बट अभी भी जो वाइट शाइन है वो मेंटेन्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि येलो पड़ गया है पेंट। तो पेंट क्वालिटी से आई एम सेटिस्फाइड। एक एक जो चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगा एक्सटीरियर में, वो है ये जो इनकी बैजिंग आती है। जैसे ये जो डॉट टीवी की बैजिंग आती है, तो मैंने ये नोटिस किया है कि ये जो डॉट है या फिर जो लेटर्स हैं, ये निकल सकते हैं। मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है। जैसे अगर मैं आपको बैक में दिखाऊं, तो जो टियागो डॉट ईवी की बैजिंग है, तो मेरा डॉट
मुझे भी नहीं पता कहीं निकल गया है मुझे छोड़ के, ये गिर गया है। और मैंने नोटिस किया है जैसे जब मैं ड्राइव करता हूँ तो जो अदर व्हीकल्स में देखता हूँ तो किसी का वी ड्रॉप हो जाता है या फिर किसी का ओ या जी। तो और ये सिर्फ टियागो की बात नहीं, टाटा में जितनी भी व्हीकल्स है मैंने टाटा में ही ज़्यादा नोटिस किया है कि ये जो ग्लू की क्वालिटी है ये इतनी अच्छी नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हालांकि अगर आप ऑथोराइज सर्विस सेंटर जाएंगे और इसका पूछेंगे तो ये इतना महंगे नहीं आते हैं, अगर आप वापस लगवा सकते हैं अगर ये गिर जाता है तो। बट हाँ, ये एक मुझे कमी लगी कि ये गिर जाता है। इसके अलावा जैसे लेफ्ट हैंड साइड का मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे भी डॉट टीवी की बैजिंग आती है, बट वो पूरा ही फॉल हो गया था तो मैंने वो हटा के गाड़ी में ही रख रखे हैं। मैं भी आपको इंटीरियर का रिव्यू कराऊंगा जब मैं आपको दिखाता हूँ एक्सटीरियर में। और इसके अलावा अगर बात करूँ तो मड फ्लैप्स, ये अपना थर्ड पॉइंट है। मड फ्लैप्स में मैंने ये नोटिस किया है कि इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, मतलब इसकी वजह से पानी भी इसमें जमा होता है और रस्ट की पॉसिबिलिटी भी रहती है और ये हिल भी जाता है। जैसे मैंने ये नोटिस किया है कि ये जो मड फ्लैप है ये उतना स्ट्रांग नहीं है। जैसे आपको मैं फ्रंट वाला दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये निकल गया है और ये उतना स्ट्रांग नहीं है, ये निकल जाता है। मैंने बाकी गाड़ीज़ में भी देखा है कि ये निकल जाता है। तो मड फ्लैप की क्वालिटी मुझे उतनी पसंद नहीं आई। और अगर आप देखेंगे जैसे जैसे ये मार्क है, तो अगर आपके स्क्रैचेस वगैरह हैं तो रस्ट पकड़ने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि 5 स्टार रेटिंग की एक डाउनग्रेड ये भी है कि जो क्वालिटी ऑफ आयरन यूज़ हुआ है वो तो अच्छा है कि हमारी सेफ्टी के लिए ठीक है, लेकिन अगर उसमें पेंट चिप हुआ तो रस्ट भी आ सकता है। और इसके अलावा रिव्यू अगर मैं एक्सटीरियर का करूँ तो जैसे मैं एक बार गाड़ी अनलॉक कर देता हूँ, तो जो डोर की क्वालिटी है, मतलब अगर आपने कभी पहले मारुति और इन सब में अगर आप बैठे हैं, अगर आपने डोर देखा तो डोर बहुत लाइट फील होता है। बट इसका डोर आपको, अगर आपने मारुति का डोर ही ओपन किया काफ़ी टाइम से और आप इसका डोर ओपन करेंगे तो आपको बहुत हैवी फील होगा। तो जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, मतलब जो 5 स्टार है वो दिखता है कि क्यों 5 स्टार है। इसके अलावा मैं एक इंसिडेंट भी आपको दिखाता हूँ कि जो फ्रंट है इसका, तो लगभग 1 साल पहले मेरा हेड ऑन कोलिजन हो गया था इस वाले पार्ट पे, और सामने क्विड थी, नौकी क्विड थी, और हेड ऑन कोलिजन हुआ था। उनका बम्पर पूरी तरीके से टूट गया था, उन्होंने बैक ले ली थी एकदम से, तो हेड ऑन कोलिजन हो गया था बिल्कुल। और उनका पूरा जो डिग्गी का एरिया है पीछे का, लाइट्स वगैरह सब बाहर आ गया था, बट इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब अगर आप ये देखेंगे ये बिल्कुल रीपेंटेड नहीं है, इसमें कुछ नहीं हुआ है। इसका ये प्लास्टिक पैनल है, इसमें हल्का सा स्क्रैच आया था कि जो कि मैंने सर्विस में बदलवा लिया था। इसकी कॉस्ट 700-800 रुपये ही होती है। सिर्फ ये टूटा था और उनका पूरा पीछे का जो बैग था क्विड का वो पूरा ही ख़त्म हो गया था। तो जब मैंने देखा था कि इसकी क्वालिटी सही में बहुत अच्छी है, मतलब जो सेफ्टी पर्सपेक्टिव है, आपकी जो फैमिली का पर्सपेक्टिव है कि आप कहीं जाते हैं और खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो दिस इज़ अ वेरी सेफ व्हीकल। तो टाटा की जो ये रिलायबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ 5 स्टार, ये बहुत सही लगी मेरे को। और एक्सटीरियर में इसके अलावा अगर अपन बात करें तो रस्ट एक एक दिक्कत है जो कि मैंने फेस करी है। मतलब अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से पेंट चिप हो गया, यहाँ पे स्क्रैच है, मतलब ये पेंट निकला नहीं है, ये स्क्रैच की वजह से निकला है। बट अगर आप अंडर बॉडी देखेंगे तो अंडर बॉडी में आई थिंक ये गाड़ी कहीं पर अड़ी थी, और अड़ने की वजह से मैं आपको दूसरी साइड पे दिखाता हूँ, वहाँ पे बैंड आ गया था और मैंने उसको अभी थोड़े दिन पहले नोटिस किया, तो आई थिंक वहाँ पे रस्ट आ गया है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये रस्ट आ गया है अंडर बॉडी में। तो अगर आपकी कार जब भी सर्विस पे जाए तो आप एक बार जब उसको ऊपर करके ये ज़रूर देखें कि जब वो ऑयल चेंज करते हैं कि अंडर बॉडी में आपके बैटरी में तो कोई डैमेज नहीं है या फिर कोई रस्ट तो नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें एंटी रस्ट कोटिंग नीचे नहीं आती है, तो पॉसिबिलिटी है कि रस्ट आ सकती है। इसके अलावा एक्सटीरियर में तो यही पॉइंटर्स हैं। अब अपन एक बार इंटीरियर में चलते हैं गाड़ी का।
ये हम आ गए हैं इंटीरियर में। मैं एक बार गाड़ी ऑन कर लेता हूँ। गाड़ी मैंने ऑन कर दी है और दिस इज़ इंटीरियर ऑफ टियागो ईवी एक्सटी एलआर। इसमें आपको यहाँ पे स्क्रीन देखने को मिलती है। दिस इज़ योर एसी वेंट्स एंड दिस इज़ योर एसी कंट्रोल्स। दिस इज़ एयर सर्कुलेशन और ये आपका 12 वोल्ट एंड टाइप ए का पोर्ट। और इंटीरियर में अगर अपन अभी रेंज देखें तो 64% में 157 दिखा रहा है रीजन लेवल 3 पे विद एसी ऑन, और अगर अपन एसी ऑफ कर दें तो दिस इज़ 175। तो रेंज का मैंने ड्राइविंग रिव्यू यहाँ पे आते टाइम बनाया था, तो वो मैं इंटीरियर के रिव्यू के बाद ऐड कर दूंगा ताकि आप देख सकें कि इसका ड्राइविंग रिव्यू कैसा है, कैसा स्टीयरिंग का इनपुट है और कौन से ड्राइविंग पैटर्न में कितना MIDC आपको रेंज दिखाता है और मेरा क्या ओपिनियन है अबाउट द रेंज ऑफ दिस व्हीकल आफ्टर 2.5 ईयर्स 34,000 किलोमीटर्स। इंटीरियर की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये आपका मिरर एडजस्टिंग का इक्विपमेंट आता है, नॉब। तो इसमें कुछ भी इशू नहीं है, दिस इज़ वर्किंग फाइन। इसमें इलेक्ट्रिकली मुझे कुछ भी इशू नहीं आया है। इसके अलावा अगर अपन इसकी बात करें तो इनमें भी कुछ इशू नहीं आया इलेक्ट्रिकल्स में, ये बिल्कुल सही वर्क कर रहे हैं। ये जो मैंने आपको बताया था साइड में जो पूरा डॉट टीवी निकल गया था, तो मैंने ये यहीं पे रख रखा है। तो दिस इज़ इन इशू कि ये निकल जाता है। तो ये ग्लू की क्वालिटी का मुझे टाटा में थोड़ा इशू लगा है। इसके अलावा अगर इंटीरियर की बात करें तो सेम इलेक्ट्रिकल्स वहाँ पे हैं एसी वेंट, और उनमें मुझे कुछ भी इशू देखने को नहीं मिला है। और ये हमारा हैंड ब्रेक है, दिस इज़ आवर नॉब टू चेंज आवर ड्राइविंग मोड्स। तो इसके बारे में मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। ये जो नॉब है, तो मैंने जब पंच लॉन्च हुई थी और जो न्यू व्हीकल्स लॉन्च हुए थे, तो मैंने कुछ रिव्यूज़ देखे थे जिसमें लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि इसमें इशू आता है। मतलब जब अपन कभी कभी स्विच करते हैं तो ये स्विच नहीं होता है, पर टियागो में मुझे ये इशू देखने को नहीं मिला है। जब भी मैंने इसका रिस्पॉन्स चेक किया है, जब भी मैंने मोड स्विच किए हैं, हमेशा मोड चेंज हुए हैं, तो मुझे ये इशू टियागो में देखने को नहीं मिला है। हाँ, जब न्यू व्हीकल्स लॉन्च हो रहे हैं टाटा के, जैसे जब पंच लॉन्च हुई थी या फिर कर्व लॉन्च हुई थी, तो कुछ ग्लिचेस आते हैं सॉफ्टवेयर में, बट टियागो में मुझे कभी भी ये इशू देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा अगर अपन इंटीरियर की बात करें तो इसका हेडरूम थोड़ा कम है, ऑब्वियसली हैचबैक है, तो ये वाला जो पोर्शन है और जो सामने पोर्शन है उसमें पॉसिबिलिटी रहती है कि हाँ वो फ्रिक्वेंटली गंदा हो सकता है। एक ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। इसके अलावा दिस इज़ रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर में जो अपन डिमिंग करते हैं इवनिंग में थ्रू दिस बटन, दैट वर्क्स परफेक्टली, उसमें कोई भी इशू नहीं आया है। इसके अलावा स्टीयरिंग की अगर अपन बात करें तो स्टीयरिंग इनपुट इसका बहुत अच्छा है, वन हैंड कंट्रोल भी बहुत अच्छा है। क्योंकि XT-LR वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट नहीं है, तो इसमें यहाँ क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, बट ये जो वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं ये सारे परफेक्टली वर्क करते हैं। ये वॉइस असिस्टेंट, वॉल्यूम और ये टॉगल्स के बटन बिल्कुल परफेक्टली वर्क करते हैं। इसके अलावा फ्रंट में अगर अपन देखें तो दिस इज़ आर सनशेड्स। सनशेड्स में भी कोई मेरे को इशू देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा दिस इज़ आर रिसीवर कॉल करते टाइम, तो दिस इज़ ऑल्सो वर्किंग फाइन। इसके अलावा मैं लेके चलता हूँ आपको बैक सीट पे। बैक सीट की अगर अपन बात करें तो अगर आपने न्यू टियागो ली है या फिर आप लेने की ट्राई कर रहे हैं तो इसका डायमेंशन चेंज नहीं हुआ है। कार का डायमेंशन अभी भी सेम है। तो ये आपको लेग रूम मिलेगा, इसमें इतना लेग रूम आता है। और हेड रूम हाँ थोड़ा कम है, अगर आप देखें तो इतने में हार्ड टच हो जाता है, थोड़ा कम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपका सर अड़ता है। अगर आप 6 फीट हैं तो भी आप आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी बैक सीट है, और बैक सीट में ओबियसली यहाँ पे आर्म रेस्ट नहीं आता है। और ये आपको साइड आपकी जो सीट है उसका स्पेस मिलेगा। इसके अलावा ये इसमें इलेक्ट्रिकल्स है, इसमें यहाँ पे एक छोटा ट्विटर आता है, बट ये इसका मेन स्पीकर है। स्पीकर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। स्पीकर में मैंने ये नोटिस किया है कि जब आपके विंडोज़ रोल्ड अप हैं तो बहुत ही अच्छा साउंड आउटपुट है। हरमन कार्डन का इसमें सिस्टम आता है और काफ़ी अच्छा सिस्टम है और काफ़ी बढ़िया साउंड क्वालिटी ये आउटपुट देता है। और इसके बाद ये आपकी लाइट है,
वर्क्स परफेक्टली। तो इंटीरियर में मुझे नहीं लगता इतना कोई मेजर इशू मेरे को देखने को मिला है। इंटीरियर इज़ फाइन। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें इंटीरियर में कहीं पे रस्ट की प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपको फ्रंट सीट का दिखा देता हूँ। फ्रंट सीट में जैसे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये मैंने सीट कवर लगवा रखा है, लेकिन अगर आप ये वाली चीज़ देखें तो ये ऐसे रस्ट की प्रॉब्लम है। टाटा में रस्ट की प्रॉब्लम है। जब आप थोड़े किलोमीटर इसको चला लेंगे तो आपको कुछ वियर्ड नॉइसेस भी आएंगे, कभी बैक सीट से कभी फ्रंट सीट से। तो ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ पोर्शन ऑफ जो पार्ट्स है उनमें रस्ट लगा है। तो ये मेरा टोटल इंटीरियर और एक्सटीरियर का रिव्यू है कि कौन सी चीज़ें वर्क करती, कौन सी जगह पे इश्यूज हो सकते हैं। इसके आगे मैं ड्राइविंग रिव्यू ऐड कर दूंगा। दिस इज़ अ ड्राइविंग रिव्यू। ये है अपना सुंदर जयपुर। कमेंट अगर आपको इसका लिंक चाहिए, देख सकते हैं। इट ड्राइव स्मूथ, कोई इशू नहीं है। स्टीयरिंग इज़ ऑल राइट। रीजनरेशन सब कुछ वैसा ही है जैसा जब हमने स्टार्टिंग में ली थी 2.5 साल पहले गाड़ी। रीजनरेशन, उसके अलावा रेंज, सब कुछ अनचेंज्ड है। दिस इज अस क्रूजिंग थ्रू पानी बीच एरिया। और ड्राइविंग रेंज का भी मैं एक क्लोजअप डाल दूंगा ताकि यू कैन सी कि इवन आफ्टर लगभग 2 से 2.5 साल हो गए हैं गाड़ी को, अभी क्या रेंज मिल रही है। बिकॉज रियलिस्टिक अगर आप देखें तो जो हमारा रोज़ का ड्राइविंग पैटर्न रहता है और जो MIDC रेंज रहती है, उससे एक आइडिया लग जाता है कि कितना रेंज गाड़ी दे रही है। तो क्लोजअप से आपको आइडिया लग जाएगा। अभी अराउंड 71% है और 190 की रेंज दिखा रहा है। और जब से मोस्ट ऑफ द टाइम 70-80% टाइम मेरा सिटी क्रूजिंग ही रहता है। और स्टार्टिंग से ही मुझे इतनी ही रेंज मिलती है जो मेरा ड्राइविंग पैटर्न है, और अभी भी उतनी मिलती है। तो मुझे एक सबसे अच्छी बात यही लगी थी कि लग रही है कि जो मुझे सबसे बड़ा डर था गाड़ी लेते टाइम कि दिस इज़ अ लिथियम आयन बैटरी और मोबाइल की तरह इसका भी रेंज गिर सकता है 1-2 साल के अंदर। बट मैंने जो नोटिस किया है, जो LFP बैटरीज हैं, दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड। लाइक मेरी जो MIDC रेंज है उसमें मुझे टच वुड अभी तक कुछ भी रेंज ड्रॉप नहीं देखने को मिला है। जितना ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से जो रेंज मुझे मिलता था स्टार्टिंग में, अभी भी मुझे इतना ही मिल रहा है। और लगभग 35,000 का रन हो चुका है इस टियागो पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी EV ओनर्स है, जो कि मेरे से भी पहले टाइम से गाड़ी चला रहे हैं या फिर जो रिसेंटली बाय कर रहे हैं, तो एक जो लिथियम आयन बैटरी को लेके जो थोड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग दे आर आउट परफॉर्मिंग। मतलब जो स्पेकुलेशंस हैं कि हाँ रेंज ड्रॉप होगी 2 साल बाद, देखते हैं कितना रेंज देगी, ऑल दैट क्वेश्चंस, बट रेंज इज़ वेरी गुड। और मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे EVs का और टाइम बीतेगा इंडिया में, तो ये रिपोर्ट्स आएंगी अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन कि दे आर आउट परफॉर्मिंग ऑल द एक्सपेक्टेशंस। तो ऐसा कुछ मेजर इशू मुझे अभी तक आया नहीं है, बाकी लेट्स सी। लास्ट पॉइंटर जो मैं इसमें बात करना चाहूँगा फॉर द टियागो EV रिव्यू इज़ द सर्विसिंग कॉस्ट। ये लगभग 35,000 किलोमीटर चल गई है। और टियागो में या फिर ऑलमोस्ट ऑल टाटा के EVs में ऐसा है कि एक माइनर और एक मेजर सर्विस होती है आफ्टर 7.5,000 किलोमीटर्स। तो 7,500 किलोमीटर के बाद आपकी एक माइनर सर्विस होगी और एक मेजर सर्विस होगी। माइनर सर्विस का कॉस्ट कम आता है, रेगुलर चेक्स होते हैं। मेजर सर्विस में हो सकता है कि कुछ चीज़ चेंज हो, जैसे ऑयल या फिर गियर ऑयल आपका चेंज हो सकता है, ये सब चीज़ें रहती है। तो इसकी टोटल 4 सर्विसेज हो चुकी है। 7,500 पे पहली सर्विस होती है, उसमें बेसिक चेक्स होते हैं
और ग्रीसिंग एंड ऑल एसी इवेंट्स अगर आपको क्लीन वगैरह करवाने हैं तो वो सब होता है। और अप्रॉक्सीमेट जो मैंने देखी है कि जो माइनर सर्विस है उसकी कॉस्ट अराउंड 2000 रहती है, और मेजर सर्विस की जो कॉस्ट है वो अराउंड 4000 या 3500 के आसपास रहती है। आपको बुकलेट भी दी जाती है टाटा की तरफ से, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सी सर्विस में कौन सा मेजर चेंज है। जैसे अगर आप 30,000 किलोमीटर जो उसकी रिसेंट सर्विस हुई थी उसमें गियर ऑयल है जो कि चेंज होता है। तो कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं जो कि चेंज होती है। इसके अलावा जैसे कूलेंट है वो 60,000 किलोमीटर पे चेंज होगा। 15,000 पे आई थिंक इसमें ट्रांसमिशन ऑयल तो नहीं आता। 15,000 पे इसकी मेजर सर्विस होती है, उसमें इसके जो फ़िल्टर वगैरह हैं अंदर वो सब चेंज किया जाता है। तो एक माइनर और एक मेजर सर्विस होती है। सर्विसिंग कॉस्ट में मैंने ये देखा है कि इन कंपैरिजन टू आइस व्हीकल्स इसका कम आता है सर्विस कॉस्ट। लेकिन यू नीड टू बी केयरफुल कि जब आप, मैंने जो नोटिस किया है टाटा सर्विस सेंटर्स में, वो कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट की बिलिंग आपको लगाने की ट्राई करते हैं अगर आप अवेयर नहीं हैं। जैसे रेट प्रोटेक्शन का एक स्प्रे आता है जो कि आप ऑनलाइन आराम से 300-400 का ले सकते हैं। वो लोग उसी का 900 रुपये 1000 रुपये चार्ज करते हैं, जो कि एक स्प्रे ही होता है। वो स्प्रे आप घर पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा ल्यूब्रिकेंट का वो लोग बोलते हैं कि लुब्रिकेशन हम करेंगे, उसका शायद 1100 रुपये या 1000 रुपये उसका भी लेते हैं, जिसमें बेसिक लुब्रिकेशन होता है। वो सिलिकॉन स्प्रे आप घर पे मंगा के भी कर सकते हैं सब जगह पे। अगर आपको चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा इसका वीडियो बना दूंगा कि कैसे सिलिकॉन स्प्रे से कहाँ पे लुब्रिकेशन करनी होती है, कौन कौन से पार्ट पे, और रेड स्प्रे भी आप कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बना दूंगा। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो ऐड करने की ट्राई करते हैं। तो ये सब आप घर पे भी कर सकते हैं, वो उनको देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं अभी 30,000 पे जब मैंने सर्विस करवाई थी तो उन्होंने मेरा अप्रॉक्सीमेट 7K का बिल बताया था। फिर उसको मैंने रिड्यूस करवा के 3.8 के अराउंड करवा लिया था, क्योंकि उन्होंने ये एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ रखी थी। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि जब भी सर्विस कराने जाएँ तो खुद जाएँ, और जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे वहाँ पे उनको पूछे कि टोटल कॉस्ट क्या आने वाली है, क्या-क्या कंपोनेंट आप ऐड कर रहे हैं, और ट्राई करें कि ये जो कंपोनेंट जो आप घर पे कर सकते हैं, उसका आप ओवर पे ना करके आएँ वहाँ पे।